हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोडक्ट केमिस्ट्री क्लास। मेरा नाम है अजय दैया और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11 लेक्चर नंबर फर्स्ट, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का फर्स्ट लेक्चर, जिसमें हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं जो हिस्ट्री रही थी एटम्स की, और किस तरीके से हमने एटम को क्लासिफाई किया था, किस तरीके से हमने एटम के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब किया था अलग अलग साइंटिस्ट ने, उसको हम लोग देखने वाले हैं। देन उसके बाद हम ये देखने वाले हैं कि किस तरीके से एटम को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड हम ये भी देखने वाले हैं कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की गई थी। ओके, आई होप आपको ये 11th की कंप्लीट सीरीज अच्छी लगेगी। एंड अगर आप लोगों ने प्रोटॉन द केमिस्ट्री क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज पहले प्रोटॉन द केमिस्ट्री क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस सीरीज के आने वाले जितने भी लेक्चर्स होंगे उनका नोटिफिकेशन या उनका अपडेट जो है वो आपको जल्द से जल्द मिलता रहे और आप उसको जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर सकें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लेक्चर, जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं कि किस तरीके से एटम को एक्सप्लेन किया गया था, किस तरीके से हमने एटम की डिस्कवरी हुई, किस तरीके से हमें पता लगा कि कोई एक ऐसा पार्टिकल भी होता है जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, सबसे छोटा पार्टिकल होता है, जिसको हमने नाम एटम दिया। और ये किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है वो हम देखने वाले हैं। राइट, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एटम। ठीक, तो एटम, एक सेकंड में मार्कर चेंज कर लेते हैं, इसमें मार्कर में इंक नहीं है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं एटम। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या हम सिर्फ और सिर्फ जो फॉरेन साइंटिस्ट हैं उन्हीं ने ही सब चीजें डिस्कवर की थी? क्या इंडियन ऐसे कोई साइंटिस्ट नहीं है जिन्होंने एटम के बारे में बताया हो, एटम की स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया हो, एटम के अंदर जो उसकी इंटरनल चीजें होती है वो बताया हो? तो क्या कोई इंडियन साइंटिस्ट नहीं है? बिल्कुल इंडियन साइंटिस्ट है। और ये सब चीजें हमारे जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोगों ने अपने परिवार में सुना होगा, मतलब दादा दादी से, कि जितने भी ऋषि मुनि हुआ करते थे उन्होंने हमारे मतलब ये जो फॉरेन साइंटिस्ट है उनसे पहले ही बहुत सारी चीजें क्या करती थी, डिस्कवर करती थी, बहुत सारी चीजें बताती थी। ठीक है, तो उन्हीं में से एक साइंटिस्ट आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका नाम है। ठीक है, क्योंकि इन्हीं साइंस मतलब ऋषि ने सबसे पहले हमें एटम के बारे में बताया था, जिसका नाम परमाणु था। हिंदी है ना, संस्कृत के अंदर ये सब लिखे गए थे। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं महर्षि, मैं नाम हिंदी में लिखूंगा, महर्षि कणाद। आप लोगों ने क्लासेस में पढ़ा होगा, क्योंकि आज के सिलेबस में इन सबको ऐड कर दिया गया। तो महर्षि कणाद ने सबसे पहले हमें ये बताया था कि पदार्थ जितने भी होते हैं, यानी सब्सटेंसेस जितने भी होते हैं, वो एक ऐसे पार्टिकल से बने होते हैं, यानी जो उनका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है, या फिर हम किसी भी सब्सटेंस को ब्रेक करते जाएं तो फाइनल में हमें एक ऐसा पार्ट मिलेगा उस सब्सटेंस का कि हम उसको कभी भी फर्दर आगे ब्रेक नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते, विच इज कॉल्ड एज परमाणु। ठीक है, अब अगर हम थोड़ा सा हिंदी के अंदर जाएं, आप लोग अगर हम देखें, ठीक है, थोड़ी हमें पता होनी चाहिए ये सब चीजें, तो हिंदी के अंदर अगर हम देखें परमाणु है ना, तो आप लोग देखो ये सब आपको पता होना चाहिए। भले ही हमारे सिलेबस में ये इंक्लूडेड ना हो, लेकिन हमें जनरल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, हमें अपनी हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि हमने क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था। ठीक है, हमारा क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा इंडिया का इसके अंदर। तो देखो, परमाणु मतलब हम इसको अगर हम ब्रेक करके देखें, परम अणु, ऐसा अणु जिसके बाद में कोई दूसरा अणु ना हो, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे परमाणु। जैसे परमात्मा होता है ना, ऐसी आत्मा जिसके बाद की कोई दूसरी सबसे बड़ी जो आत्मा हो, मतलब उसके बाद का जो लास्ट लिमिट होती है वो चीज। ठीक है, तो ये लास्ट लिमिट है किसी भी सब्सटेंस को जब हम ब्रेक करेंगे, ये लास्ट लिमिट है। इसके बाद की कोई भी बाउंड्री नहीं आएगी, इसके बाद आप किसी भी सब्सटेंस को ब्रेक नहीं कर सकते, उस पार्टिकल को आप ब्रेक नहीं कर सकते। ये स्टार्टिंग की थ्योरी थी, लेकिन आज हम जानते हैं कि हम एटम को भी ब्रेक कर सकते हैं। एटम में भी कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो उसके अंदर क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। क्लियर है? चलो, तो सबसे पहले महर्षि कणाद की हमने थोड़ी सी हिस्ट्री देखी। अब हम वापस आ जाते हैं जो हम हमारे सिलेबस में पढ़ते हैं, जनरल चीजें। डाल्टन, देखो मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, हम लोग ये सब चीजें नहीं करेंगे, हमें सिर्फ आइडिया होना चाहिए कि ये चीजें हैं, क्योंकि ये हिस्ट्री की चीजें होती है, बस हमें याद करनी है और बोलते जाना। थ्योरेटिकल चीजें होती है, आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एनसीईआरटी के अंदर एज इट इज मिलेगी, तो आप उसको याद कर सकते हो। राइट, तो इसको एडिशनली लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं, जो चीजें एडिशनली लिखने की रिक्वायरमेंट होगी मैं आपको लिखवाऊंगा। ठीक, तो राइट, चलिए अब हम बात करते हैं डाल्टन के अकॉर्डिंग। डाल्टन के अकॉर्डिंग एटम्स क्या होते हैं, इसी ने सेम वही चीजें बताई थी जो महर्षि कणाद ने बताई थी परमाणु के बारे में, बस इसने परमाणु नाम चेंज करके नाम क्या दे दिया, एटम नाम दे दिया। ये नाम जो है ये एटोमिका, ये ग्रीक वर्ड है, ये एटोमिका के नाम से आया है ना, इसका ग्रीक वर्ड होता है एटोमिका। तो एटोमिका के नाम से ये आया है, जिसके अंदर इसका मीनिंग होता है, ए का मतलब होता है नॉन डिविजिबल, और टॉम का मतलब ए का मतलब होता है नॉन, टॉम का मतलब होता है डिविजिबल।
एटॉमिक का ये हो जाएगा इस तरीके से। तो ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे पार्टिकल्स जो कि फर्दर आगे डिवाइड नहीं हो सकते, देन उसको हम क्या बोलेंगे, एटम नाम देते हैं। ठीक, तो ये डाल्टन के अकॉर्डिंग बताया गया था कि हम सब्सटेंसेस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच इज नॉट डिवाइडेड फर्दर, दैट इज कॉल्ड एज एटम, राइट। ये बात उसने बताई थी। कुछ और भी स्टेटमेंट थे, उस स्टेटमेंट में हम सबसे पहला अगर स्टेटमेंट देखें तो जो एटम होते हैं वो ना तो क्रिएट किए जाते हैं ना ही डिस्ट्रॉय किए जाते हैं। तो एटम नाइदर बी क्रिएटेड और नाइदर बी डिस्ट्रॉयड। आप एटम को क्रिएट नहीं कर सकते लेबोरेटरी के अंदर, ये नहीं कर सकते कि आपने एक नया एटम बनाया, या जो पहले से एग्जिस्टेंस में एटम है आप उसको डिस्ट्रॉय कभी भी नहीं कर सकते। तो ये स्टेटमेंट था। सेकंड स्टेटमेंट अगर हम बात करें तो ये सब चीजें ना ऐसे इंटरेस्टिंग नहीं, मैं आपको लिखवाता जाऊंगा, पीछे बोर्ड पे थ्योरी लिख दूंगा तो आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो ये हिस्ट्री की सारी चीजें हैं, ये हमें लाइन टू लाइन याद रखने की जरूरत नहीं, हमें कॉन्सेप्ट बताना चाहिए कि स्टेप फर्स्ट क्या था, स्टेप सेकंड क्या था, पहला साइंटिस्ट कौन सा था, फिर कैसे कैसे इसमें डेवलपमेंट होते गए, कैसे कैसे सबके ड्रॉबैक्स क्या थे, वो हम देखने वाले हैं बस, है ना। इससे आप लोगों को इजीली क्लियर हो जाए। चलिए, तो देखो ये बात हमने देख ली कि डाल्टन के अकॉर्डिंग आप एटम को ना तो क्रिएट कर सकते हो नाइदर भी डिस्ट्रॉय, है ना, एटम को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि एक और चीज, जितने भी एटम्स होते हैं, एक मैं आपको क्लियर कर देता हूँ पहले। देखिए एटम जो होते हैं कभी भी फ्री स्टेट में आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। एटम कभी भी फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता। तो एटम जो होते हैं ये ग्रुप ऑफ एटम्स, मतलब एटम जो होते हैं बहुत ज्यादा क्लस्टर अपन बोल सकते हैं इसको, सिंगल एटम एग्जिस्ट नहीं करता, दो या दो से ज्यादा एटम्स आपस में ग्रुप बना करके रहता है, ठीक है। इसी को हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। तो ग्रुप ऑफ एटम्स आर कॉल्ड एज मॉलिक्यूल्स, या फिर आप इसको थोड़ा और एडवांस लेकर के चल सकते हो, आप थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी यूज कर सकते हो, देन हम यूज कर सकते हैं क्लस्टर ऑफ मॉलिक्यूल, सॉरी क्लस्टर ऑफ एटम आर कॉल्ड एज मॉलिक्यूल्स। तो एक एटम का जो क्लस्टर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के बाद में बनते हैं एलिमेंट्स, ठीक है। एलिमेंट्स को भी हम बोल सकते हैं क्लस्टर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एज एलिमेंट, ठीक है। इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, क्लस्टर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं। एलिमेंट फर्दर आपस में क्या करते हैं, कंबाइन करके कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। आपको यहाँ तक जनरल आप लोगों को पता होना चाहिए, ये शायद 9th क्लास या 10th क्लास तक बता दिया जाता है, बट अगर आपको फिर भी नहीं पता तो आप अब जान चुके हो कि एटम जो होते हैं वो कभी भी सिंगल स्टेट में नहीं रहते, फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगे। अगर आपको ऑक्सीजन का एटम को स्टडी करना है देन आपको क्या करना पड़ेगा, मॉलिक्यूल को स्टडी करना पड़ेगा, ठीक। तो एटम जो होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मॉलिक्यूल्स में, मतलब कन्वर्ट नहीं होते, है ना, एक ग्रुप में रहते हैं। जैसे डॉन जो होते हैं, वो डॉन क्या होता है, अकेला डॉन थोड़ी चलता है ना, वो क्या कर सकते, क्या करके रखेगा, अपनी टीम को साथ में लेकर के, तो वो टीम उसकी क्या कहलाती है, पूरा का पूरा एक क्लस्टर बन जाता है, उसको हम मॉलिक्यूल बोलेंगे, है ना। और मॉलिक्यूल्स आपस में क्या करते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल का जो क्लस्टर होगा, मतलब ग्रुप्स होंगे, वो एलिमेंट होंगे, और एलिमेंट्स आगे फर्दर क्या करेंगे, कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। तो इसी से एक नया स्टेप निकल के आता है, नया स्टेटमेंट निकल के आता है। वो नया स्टेटमेंट ये है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये जो एटम्स, एलिमेंट्स जो होते हैं, अगर हमारे पास में सेम टाइप के एलिमेंट है तो उनमें सेम टाइप के क्या होंगे, एटम्स प्रेजेंट होंगे। एंड अगर हमारे पास में डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स हैं तो उनमें डिफरेंट टाइप के क्या होंगे, एटम्स होंगे। देखो सोच के भाई, एलिमेंट जो है वो किससे मिलकर के बने हैं, मॉलिक्यूल से मिलकर बनेंगे। मॉलिक्यूल किससे मिलकर के बने होते हैं, एटम से। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि एलिमेंट जो होते हैं एटम से मिलकर के बने होते हैं, है ना। भाई कोई भी छोटी चीज है उसमें एटम्स तो प्रेजेंट होंगे, राइट। तो अगर हमारे पास में सेम टाइप ऑफ एलिमेंट है, सेम टाइप ऑफ एलिमेंट, ठीक है, सेम टाइप ऑफ एलिमेंट इन द सेंस, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास में सोडियम एटम एलिमेंट है, ये दूसरा भी क्या है, सोडियम एलिमेंट, ठीक है। अगर ये दोनों सोडियम एलिमेंट है तो बताओ इसके अंदर किसके एटम होंगे, इसमें भी Na के एटम होंगे और इसमें भी किसके एटम होंगे, Na के एटम होंगे। अगर हमारे पास में सेम टाइप के एलिमेंट्स हैं तो उसके अंदर सेम टाइप के क्या होते हैं, एटम्स प्रेजेंट होते हैं। एंड अगर हमारे पास में डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लिथियम है, ये हमारे पास में, ये हमारे पास में सोडियम है, ठीक है। तो लिथियम में लिथियम के एटम होंगे, सोडियम के किसमें होंगे, सोडियम के एलिमेंट एटम्स होंगे। तो इसमें क्या होंगे, लिथियम के एटम, और इसमें क्या होंगे, सोडियम के एटम्स होंगे, सही, ठीक है। जो अगर हमारे पास में डिफरेंट टाइप के एटम्स होंगे, सॉरी एलिमेंट्स होंगे, तो उसमें डिफरेंट टाइप के एटम्स होंगे। अगर हमारे पास में सेम टाइप के एलिमेंट्स हैं तो उनमें क्या होंगे, सेम टाइप के एटम्स होंगे,
ठीक, नेक्स्ट बात आती है नेक्स्ट, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती है उसमें एलिमेंट कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करता। एलिमेंट भी किससे मिलकर के बनाता है? एलिमेंट होता है एटम से मिलकर के बना। तो जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती है उसमें एटम पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। इन ऑल टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन एटम विल पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन एंड कंबाइन। तो दो एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं एलिमेंट्स के, जैसे हमें सोडियम और क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, एक सोडियम का मॉलिक्यूल है, एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, या सोडियम एटम है एलिमेंट है, एक क्लोरीन एलिमेंट है। दोनों को अगर हमें कंबाइन करना है तो उन दोनों के एटम जो होंगे वो आपस में कंबाइन हो जाएंगे, उनमें क्या होंगी? बॉन्डिंग होगी। वो फर्दर आगे किस टाइप की बॉन्डिंग होती है उसको हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं, आयनिक होगी, कोवेलेंट होगी, वो हम नहीं करने वाले, राइट। तो ये इस तरीके से पूरा का पूरा डाल्टन का एक्सपेरिमेंट है ना। ये मास कंजर्वेशन पर भी बेस्ड होता है। ये बहुत सारी चीजें होती है कि मास कंजर्वेशन क्या होता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर मास जो होता है वो कंजर्व करता है। तो इन अलग अलग रूल्स को हम लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। जितने भी अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अपने अकॉर्डिंग रूल दिए हैं, ठीक है, मास ऑफ केमिकल मतलब केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या क्या रूल्स अप्लाई होते हैं वो हमसे जो है वो लास्ट में पढ़ने वाला, राइट। तो ये डाल्टन का था। डाल्टन के बाद में नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आते हैं, डाल्टन हमें एटम के बारे में इंट्रोड्यूस करवाता है। ये हमें इंट्रोडक्शन देता है एटम्स के बारे में कि एटम्स क्या होते हैं, मतलब एटम होता क्या है एक्चुअल के अंदर, ठीक है। ये अभी अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हमने सिर्फ देखा है कि एटम्स ऐसा कुछ होता हो, इसके हमने इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं देखी कि एटम की स्ट्रक्चर कैसी होती है। हमने सिर्फ एटम का थ्योरेटिकल पोर्शन कवर किया है, कुछ एटम ऐसा ऐसा होता हुआ, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो एटम्स होते हैं, ठीक, तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि एटम की एग्जैक्ट स्ट्रक्चर्स क्या होती है, ठीक है। ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो हमारा एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट है वो है रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट और रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट और बोहर का एक्सपेरिमेंट, ठीक है। उसके बाद में जितने भी एक्सपेरिमेंट आते हैं, जितने भी अपने कॉन्सेप्ट्स आते हैं एटम से रिलेटेड, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं। इनसे आंसर कोई क्वेश्चन नहीं बनता, इसलिए हम इसको ज्यादा ब्रीफली डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आप एनसीईआरटी से थ्योरी पढ़ेंगे तो पूरा का पूरा कवर हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। ये आप लोगों ने शायद 10th क्लास में पढ़े होंगे, थॉमसन एटॉमिक मॉडल, ठीक है। तो देखो थॉमसन के अकॉर्डिंग जो है, अब थॉमसन हमें ये बताएगा कि एटम की स्ट्रक्चर क्या होती है, किस तरीके से एटम दिखाई देता है, ठीक है, उसकी आउटर जो स्ट्रक्चर्स होती है वो कैसे होती है। तो थॉमसन के अकॉर्डिंग क्या होता है, वैसे ये कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत बेकार कॉन्सेप्ट है, इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। एक्चुअल में प्रैक्टिकली देख करके नहीं बताया गया था कि एटम की ऐसी स्ट्रक्चर होती है। पूरा का पूरा इमेजिनरी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो कि आगे जाकर गलत होगा। देखो थॉमसन के अकॉर्डिंग एटम क्या होता है। थॉमसन के अकॉर्डिंग एटम एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर शेप होता है। एटम की स्ट्रक्चर कैसी होती है? स्फेरिकल स्ट्रक्चर होती है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और इस स्फेरिकल स्ट्रक्चर के अंदर जो इसका बेस पार्ट होता है, वो बेस पार्ट जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज होता है जो बेस पार्ट होता है। इसके अंदर नेगेटिव पार्टिकल जो होते हैं वो एम्बेडेड रहते हैं। कौन से पार्टिकल्स? नेगेटिव पार्टिकल्स क्या रहते हैं? एम्बेडेड रहते हैं। तो ये हो गया नेगेटिव चार्ज, ठीक। तो एटम जो होता है वो पूरा कंप्लीटली स्फेरिकल होता है। इस स्फेरिकल पार्ट के अंदर हमारे पास में क्या होता है? नेगेटिव चार्जेस एम्बेडेड रहते हैं, ठीक है। ये जस्ट सिमिलर लाइक लगता है प्लम पुडिंग के, इसीलिए हम इसको बोलते हैं प्लम पुडिंग कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। प्लम पुडिंग कॉन्सेप्ट का मतलब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा बहुत। आप लोगों ने अगर कप केक खाई होगी तो कुछ इस तरीके से कप केक दिखती है ना। आप लोगों ने देखा, थोड़ा इसमें सलवट्टे डाल देते हैं, है ना, ये कुछ ऐसे दिखाई देती है, आपने देखा होगा। तो जस्ट सिमिलर होती है, ये एक डेजर्ट होता है हाँ, जो बाहर खाया जाता है इंडिया के बाहर। प्लम पुडिंग इंडिया के अंदर तो नहीं मिलती, बट हाँ आप कप केक से रिलेट कर सकते हो। ये कप केक है, इसका जो बेस पार्ट है ये आप बोल सकते हो पॉजिटिव चार्ज होता है, जो कि क्रीम होती है, एग्जैक्ट हाँ, जो क्रीम होती है। और इसके अंदर जो चोको चिप्स होते हैं, ये जो चोको चिप्स होती है या ब्रेड बोल सकते हो, चोको चिप्स होते हैं, ये नेगेटिव चार्ज होते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसी सिमिलर स्ट्रक्चर्स होती है। इसको हम इंडिया के अंदर, आप लोगों को पता ही है कि ये सब चीजें हमें समझ में नहीं आती। हम लोग तो सीधा सिंपल सा कॉमन कॉन्सेप्ट यूज करते हैं और कॉमन चीजें ढूंढते हैं। तो इसी को हमने देखा कि ये कुछ ऐसा दिखाई देता है जैसे वाटरमेलन जो होता है, जो तरबूज होता है, जो हम उसको काट देते हैं तो उसमें जो रेड पार्ट होता है, वो रेड पार्ट किसको डिनोट करता है? पॉजिटिव चार्ज को। और जो उसके सीड्स होते हैं, जो बीज होते हैं, जो एम्बेडेड रहते हैं उसके अंदर बहुत सारे होते हैं, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? नेगेटिव चार्ज।
तो कुछ ऐसी सिमिलर स्ट्रक्चर्स आती है, जैसी हम वाटरमेलन को कट करते हैं तो जैसी स्ट्रक्चर आती है एग्जैक्ट वो स्ट्रक्चर, मतलब जस्ट लाइक सिमिलर, वो स्ट्रक्चर हमें एटम के अंदर देखने को मिलती है, जो कि बिल्कुल भी वाहियात स्ट्रक्चर होती है ना, ऐसा कुछ नहीं होता। ये कौन एक्सप्लेन करेगा? ये एक्सप्लेन करेगा रदरफोर्ड। एटॉमिक स्ट्रक्चर पर बेस्ड या एटम की स्ट्रक्चर पर बेस्ड सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंटल पूरा का पूरा प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट था, या प्रैक्टिकल पूरा एविडेंस जो हमने कलेक्ट किया, वो किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। जो एक्चुअल उसकी अंदर जो इंटरनल चीजें आएंगी वो किसने करी थी? रदरफोर्ड ने की थी। इसके अंदर ऐसी कुछ स्ट्रक्चर नहीं होती है। अब इसी के ड्रॉबैक्स आते हैं। इसने एक चीज ये बताई थी, इसने एटम का साइज कंसिडर करा था 10 की पावर -10 मीटर का होता है, मतलब एंगस्ट्रम यूनिट के अंदर चलता है, ठीक है। तो ये हम आगे जाकर के जब हम रदरफोर्ड की एप्लीकेशन पार्ट देखेंगे तो उसके अंदर हम इसको यूज करेंगे। अभी के लिए आज फिलहाल आपको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जब हम रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे तो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में ही हम लोग ये सब चीजें देख लेंगे। आज का जो लेक्चर रहेगा हमारा, जो इंट्रोडक्शन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इंट्रोडक्टरी लेक्चर रहेगा, इसके अंदर हम सारी चीजें देखेंगे, राइट। तो चलिए ये इस तरीके से हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि इसने एक चीज अच्छी बता दी थी जो आगे जाकर के काम भी आती है, कि एटम का जो साइज होता है वो 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट का होता है, यानी 10 की पावर -10 मीटर का होता है, ठीक है, जो कि हम आगे जाकर के यूज करेंगे। अब अगर हम इसके ड्रॉबैक्स देखें तो इसका सबसे पहला ड्रॉबैक ये आता है कि ये एटम की स्टेबिलिटी को नहीं बता सकता। जब रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट प्रपोज किया था, इंट्रोड्यूस किया था, देन उसके बाद में ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कार्ड कर दिया गया था, क्योंकि रदरफोर्ड एक अलग ही मैकेनिज्म को बता रहा होता है, एक अलग ही स्ट्रक्चर को बता रहा होता है, और जो थॉमसन है ये अलग ही स्ट्रक्चर को बता रहा होता है, ठीक है। तो दोनों अलग अलग डिफरेंट डायरेक्शन में चलते हैं। रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग अगर हम पहले हम थॉमसन देखेंगे, थॉमसन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो एटम जो होता है वो कैसा होता है? वो होलो नहीं होता है, वो डेंस होता है, ठीक है, क्योंकि 20 पार्ट को हमने किससे कंसीडर किया? पॉजिटिव चार्ज। लेकिन अगर हम रदरफोर्ड के रेस्पेक्ट में बात करें, रदरफोर्ड के बारे में बात ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसको अगर हम देखें तो रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग एटम का मैक्सिमम पार्ट जो होता है वो कैसा होता है? वो होलो होता है, ठीक है, कंप्लीटली खाली होता है अंदर से, और उसके सेंटर के अंदर सारा का सारा मास क्या रहता है? सेंटर्ड रहता है, कंसंट्रेटेड रहता है। वो हम आगे देखेंगे जब हम रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट करेंगे। बहुत ही अच्छा अमेजिंग एक्सपेरिमेंट है, पूरा पूरा प्रैक्टिकल एविडेंस पर बेस्ड है, ये ऐसी थ्योरेटिकल चीजें नहीं, राइट। तो दूसरा ये आ गया। तीसरा ये आप इसमें ये भी लिख सकते हो कि इट कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ये एटम की स्टेबिलिटी नहीं बता सकता, ऐसे कभी भी कोई एटम एग्जिस्ट नहीं कर सकता, स्टेबल नहीं रह सकता। जितना डेंस चार्ज पॉजिटिव होगा उसके रेस्पेक्ट में उतना ही नेगेटिव चार्ज आना चाहिए। इस हिसाब से तो अगर हम देखें तो जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा उसके जस्ट ऊपर क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। तो हम ये बोल ही नहीं सकते कि एम्बेडेड रहेंगे पार्टिकल्स, ठीक है। तो जितना हमारे पास में नेगेटिव, क्योंकि एक एटम को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज करना पड़ता है, तब जाकर के दोनों न्यूट्रलाइज होते हैं। तो ये जनरल सी बातें हैं जो एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, जो आपको पता है। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम नंबर ऑफ एटम को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वैसे ये एटम का रिप्रेजेंटेशन और हम बाद में करते हैं जब हम पूरा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कर लेते हैं, बट मैं आपको इंट्रोडक्शन में ही बता रहा हूँ। आई होप आपको ये सब चीजें पता होगी। मैं ये लेकर के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने 10th क्लास में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को पढ़ा, राइट। चलिए तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो हमारे पास में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या एटम का रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें कि एटम का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है वो हम देखते हैं। तो एक एटम को हम अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो बेस अगर हम रिप्रेजेंटेशन देखें तो कुछ ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। एक्स किसको डिनोट करता है? ये सिंबल को डिनोट करता है, ठीक है। किसको डिनोट करता है? सिंबल को। आप लोगों ने पीरियडिक टेबल के अंदर देखा होगा या एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन देखा होगा, जिसके अंदर सिंबल लिखा जाता है, उसके ऊपर एक नंबर लिखा जाता है, उसके नीचे एक नंबर लिखा जाता है, राइट। यहाँ पे कुछ वैल्यू लिखी जाती है, मैं इसको रेड कलर से शो कर रहा हूँ। यहाँ पे कुछ वैल्यू लिखी जाती है जेड। आई होप आपको क्लियरली विजिबल हो रहा है। ये हो गया ए, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है, या इसको अपन ब्लू से देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। ये हो गया ए। ऐसे कुछ एक्स जेड ए रिप्रेजेंटेशन होता है। आप इसको एक्स जेड ए रिप्रेजेंटेशन बोल सकते हो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम। अब हम मेन बात आती है कि ए की वैल्यू क्या होती है, जेड की वैल्यू क्या होती है। बहुत से स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि एटॉमिक नंबर होता है या एटॉमिक वेट होता है, किसको ऊपर लिखा जाता है, किसको नीचे लिखा जाता है। पर एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक वेट क्या होता है, बहुत क्लियर है, एकदम सिंपल सा देखते हैं। देखो जेड जो होगा आपके पास में ये होता है एटॉमिक नंबर। नीचे जो लिखा जाता है वो क्या होता है? नंबर, एटॉमिक नंबर होता है, ठीक।
ऊपर जो लिखा जाता है वो होता है हमारे पास में एटॉमिक वेट, ठीक है, या फिर इसको आप क्या बोल सकते हो, मास नंबर भी बोल सकते हो, कई बार इसको हम लोग मास नंबर भी बोलते हैं, ठीक। अब देखो इसके अंदर हम किस तरीके से लिखें। अब मैं ये कंसीडर करके चल रहा हूँ कि आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में कुछ पता होगा और इनके मासेस के बारे में भी पता होगा, ठीक है। नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। बस सिंपल सा आप लोग इतना याद रखो, जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगी। देखो एटॉमिक वेट जो होता है, अगर हम कंसीडर करें, आप लोगों को इतना तो पता ही होगा कि एक एटम के अंदर प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है। कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है उसकी एटम की, सेंटर के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और उसके चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन क्या करता रहता है, रिवॉल्व करता रहता है। ये हमने पढ़ा है। इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रेस्पेक्ट में बहुत ही कम होता है, इसीलिए हम उसको कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये, और दूसरा इलेक्ट्रॉन का एडिशन भी होता है, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल भी होता है, इस वजह से हम इलेक्ट्रॉन का मास कभी भी एटम के मास में कंसीडर नहीं करते हैं। अगर हमें एटम का मास लिखना होता है देन हम यूज करते हैं मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। तो अगर हमारे पास में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, उन दोनों का एडिशन ही क्या हो जाएगा, एटॉमिक वेट हो जाएगा। तो अगर हम बात करें एटॉमिक वेट के बारे में, तो एटॉमिक वेट हमारे पास में होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। बहुत ही सिंपल, किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन्स होंगे और जितने न्यूट्रॉन्स होंगे, दोनों के नंबर को ऐड कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, एटॉमिक वेट आ जाएगा, सही। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं एटॉमिक नंबर के बारे में। तो एटॉमिक नंबर होते हैं, ये होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होंगे वो क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर हो जाएगा। कभी इलेक्ट्रॉन के नंबर मत लिखना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यूज करने हैं आपको, तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वो क्या हो जाएंगे हमारे पास में, एटॉमिक नंबर हो जाएगा, सही है। चलिए अब देखो ये इस तरीके से पूरा का पूरा रिप्रेजेंटेशन हो गया। एंड आपको कम से कम 20 एलिमेंट्स तो आपको याद होने चाहिए, उनके एटॉमिक नंबर, उनके एटॉमिक मासेस, ठीक है। बाकी आपको दे रखे होंगे, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ये बहुत ही सिंपल है, इस तरीके से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। बस ये 3 चीजें आपको याद रखनी है, इसके अलावा कोई भी दूसरी चीज आपको याद नहीं रखनी। अब एक एडिशन अपन बना सकते हैं कि ए जो होता है ये क्या होता है, ए इक्वल्स टू पी प्लस एन होता है, ठीक है। एंड एक दूसरा रिलेशन अगर हम बनाएं, P इक्वल टू क्या होता है, Z होता है, क्योंकि Z क्या होता है, एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। तो हम P की जगह क्या लिख सकते हैं, Z यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z प्लस N होता है, ठीक है। अगर हमें N निकालना है तो N की वैल्यू क्या हो जाएगी, A माइनस Z हो जाएगी, ठीक है। तो ये अगर आपको मान लो न्यूट्रॉन की वैल्यू पूछ ली जाए तो न्यूट्रॉन की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, न्यूट्रॉन की वैल्यू निकालने के लिए हम A से क्या कर देंगे, यानी इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगी, न्यूट्रॉन की वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से ये रिलेशन आपको याद रखना है, ये कुछ रिलेशन जो है वो आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट अपन चीज एक और देखते हैं कि हमें एक और क्या चीज याद रखनी है इसके अलावा। अब देखो एक और चीज अगर हम देखें इसके अंदर, बाकी ये आपका यहाँ से हो जाएगा, ठीक है, कोई दूसरी जरूरत नहीं। अब आपसे वो पूछ सकता है कि फंडामेंटल पार्टिकल कौन सा होता है, फंडामेंटल पार्टिकल। अगर कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट देख रहा है तो इसको हम बोलेंगे मौलिक कण। क्या बोलेंगे, मौलिक कण, क्लियर। तो फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होते हैं, ये बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं पता होते हैं, और जिन लोगों को पता है बहुत बढ़िया बात है। 10th के स्टूडेंट को नहीं पता होता, जब हम 11th 12th कंप्लीट कर लेते हैं हमें पता होता है। मैं आपको स्टार्टिंग में बता देता हूँ, फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। क्योंकि एक एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होते हैं, एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन से होते हैं, एक तो होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन और एक होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। स्लैश करने के बजाय आप प्लस लिखें तो बेटर रहेगा, ठीक है। ये इस तरीके से आ जाएगा। तो जब भी आपको फंडामेंटल पार्टिकल पूछे, इसका मतलब वो आपको तीनों का क्या पूछ रहा है, सम पूछ रहा है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, ठीक। एक तो फंडामेंटल पार्टिकल ये हो जाएगा। दूसरा हमारे पास में क्या हो जाएगा, न्यूक्लियॉन्स पूछ सकता है, ठीक है। तो न्यूक्लियॉन्स क्या होता है, न्यूक्लियॉन्स होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन हमारे पास में क्या हो जाएगा, न्यूक्लियॉन्स हो जाएगा। यानी आप न्यूक्लियॉन्स को कैसे लिख सकते हो, ए से न्यूक्लियॉन्स लिख सकते हो। तो जब भी आपको न्यूक्लियॉन्स पूछा जाता है तो आप क्या बोल सकते हो, आप बता सकते हो कि ए जो है, ए हमारे पास में क्या हो जाएगा,
न्यूक्लियॉन्स हो जाएगा। तो अपन नेक्स्ट देखते हैं कि हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तब तक आप इसको कॉपी करो, देन उसके बाद हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट किया जा सकता है। बहुत ही सिंपल सा, बहुत से स्टूडेंट्स को इसमें डाउट आता है। अगर आपको न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने आगे तो मोल कॉन्सेप्ट के अंदर बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए इजी हो जाएगी, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर हम इसी पर फोकस करते रहते हैं, इसी को बार बार कैलकुलेट करते रहते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होता है। इसीलिए अगर आपको मोल कॉन्सेप्ट का स्टार्टिंग पार्ट को स्किप करना है तो आपको यहाँ पे थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, ठीक है, एटम स्ट्रक्चर के अंदर। और बहुत ही सिंपल सा मैंने आपको ये बताया, ये सब चीजें आपको याद रखनी है। इसके बाद में आपको कोई भी लोड लेने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। इजीली आप लोग क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। चलिए आप इसको कॉपी करें, फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर, राइट। ओके स्टूडेंट्स, सो हम बात करते हैं कि हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं। लोग एग्जांपल हमारे पास में दे रखा है सोडियम, ठीक है। अब देखो मैं आपको ये मान के चल रहा हूँ कि आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन निकालने के लिए आपको एटॉमिक नंबर चाहिए होगा, एटॉमिक वेट चाहिए होगा, जो आपको नहीं देता, ठीक है, मतलब याद नहीं है आप लोगों को, इसलिए मैं इसमें दे देता हूँ। सोडियम का होता है 1123। इसको तो देख के बता सकते हो आप लोग कि देखो इसके अंदर अगर मैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियॉन्स को मैं NU लिख रहा हूँ, और हमारे पास में अगर हम बात करें कि फंडामेंटल पार्टिकल को हम लिख रहे हैं FP, ठीक। तो बताओ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं, जो उसका एटॉमिक नंबर होता है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, तो ये हो जाएंगे 11। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने के लिए हम 22 से माइनस कर देंगे 11, तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं, 12 होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, देखो जब भी हमारे, एक और चीज में बताना भूल गया, अगर हमारे पास में न्यूट्रल स्पीसीज है, न्यूट्रल, तो न्यूट्रल के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। भाई किसी भी एटम को न्यूट्रल बनाने के लिए हमारे पास में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उतना ही उतना नंबर ऑफ क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अगर हम बात करें नेक्स्ट न्यूट्रल के बाद में, अगर हम पॉजिटिव चार्ज की बात करें, तो बताओ पॉजिटिव चार्ज हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास में पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज अगर होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की। अगर हमारे पास में नेगेटिव चार्ज है तो बताओ क्या आएगा। हाँ बिल्कुल, आप लोग एकदम सही सोच रहे हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इस बार क्या हो जाएंगे, बिल्कुल कम हो जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक। अब देखो एक चीज ध्यान रखना, कभी भी एटम से प्रोटॉन बाहर नहीं निकलता, ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन उसका मेन पार्ट होता है। तो न्यूक्लियस से कभी भी कोई चीज बाहर नहीं निकलती। एडिशन होगा तो इलेक्ट्रॉन का एडिशन होगा, रिमूवल होगा तो इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होगा। इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन अंदर आएंगे, लेकिन कभी भी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कभी भी रिमूव नहीं होंगे। अगर आपको किसी भी एटम को पॉजिटिवली चार्ज करना है तो उसमें ये नहीं बोलोगे कि हम प्रोटॉन ऐड कर देंगे, ठीक। जैसे सपोज एग्जांपल हमारे पास में ये एटम है, इस ए एटम के अंदर ये न्यूट्रल स्पीसीज है, इसको हमें पॉजिटिवली चार्ज करना है, हमने पॉजिटिव चार्ज बना दिया। इसमें हम ये नहीं बोलेंगे कि हमने इसमें एक प्रोटॉन को ऐड किया, कभी नहीं बोलेंगे। इसमें एक इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हुआ है, मतलब माइनस कर रहे हैं हम एक इलेक्ट्रॉन को। तो सपोज इसके अंदर प्रोटॉन भी 10 थे, इसमें इलेक्ट्रॉन भी 10 है जब ये न्यूट्रल था। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, लेकिन प्रोटॉन कितने बचेंगे, प्रोटॉन तो 10 ही रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। लेकिन अगर इसी को हमें किस में करना है, ए माइनस में करना, ठीक, किस में कन्वर्ट करना है, ए माइनस। तब हम क्या बोलेंगे, ऐसा नहीं बोलेंगे प्रोटॉन को कम कर देंगे, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं। जब हम एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे तो हमारे पास में प्रोटॉन तो उतने रहेंगे 10, इलेक्ट्रॉन हमारे पास में कितने हो जाएंगे, 11, ठीक है। तो ये सिचुएशन ध्यान रखना, बहुत से स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, वो बोलते हैं कि प्रोटॉन का एडिशन जो होगा वो बोल देते हैं, जबकि प्रोटॉन का एडिशन या रिमूवल कभी नहीं होता। हमारे पास में जो एडिशन और रिमूवल होता है वो इलेक्ट्रॉन्स का होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पर। हमें सोडियम दे रखा था, सोडियम के अंदर अब देखो ये न्यूट्रल स्पीसीज है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने नंबर ऑफ हमारे पास में क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। बताओ सही बात। फिर हम बात करते हैं न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, बिल्कुल न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, जो ए की वैल्यू होती है वो न्यूक्लियॉन्स की वैल्यू होती है, मतलब इसका क्या आता है 23,
ठीक, फिर हम क्या कर देंगे, हमारे पास में फंडामेंटल पार्टिकल निकालना है तो 23 को इससे ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। तो सोडियम के अंदर अगर आपसे पूछा जाए हाउ मेनी फंडामेंटल पार्टिकल्स, तो हम क्या बोलेंगे 44 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक और चीज देखें, हमें दे रखी है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम होता है 27 और 13, ठीक, एल्यूमिनियम कितना होता है 27 और 13 होता है। इसमें बताओ आपको प्रोटॉन कैलकुलेट करना है, न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है एंड न्यूक्लियॉन्स कैलकुलेट करना है एंड फंडामेंटल पार्टिकल कैलकुलेट करना है, ठीक। तो हम कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, प्रोटॉन क्या हो जाएंगे 13, इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएंगे 13 क्योंकि कोई चार्ज नहीं है, न्यूक्लियॉन्स कितने हो जाएंगे, न्यूक्लियस हो जाएगा 27, अब 27 माइनस क्या कर देंगे हम लोग 13 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये लगभग 14 हो जाएगा, ठीक है। तो 14 हो जाएगा और फंडामेंटल पार्टिकल आप इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। एक सेकंड, इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, ये एक सेकंड 34 है ना, नॉट 34 है, क्योंकि आप इसको ऐड करेंगे तो 314 हो जाएगा, 213 है, तो इसमें 34 आएंगे, इसमें 40 आएंगे। अगर आपको ऐसा पूछा जाता कि आपके पास में कार्बन दे रखा, तो कार्बन के अंदर आपको बताना है, कार्बन के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियॉन्स और आपके पास में फंडामेंटल पार्टिकल कितने होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आपको कार्बन का तो पता ही होगा, कार्बन होता है 6 12, तो ये हो जाएगा 6, ये भी हो जाएगा 6, ये भी हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा 12, ये कितना हो जाएगा 6 + 12 18, ठीक। ये तो हमारे पास में न्यूट्रल स्पीशीज है। अगर हमारे पास में चार्ज स्पीशीज होती है जैसे O-2 दे रखा है, ठीक, O-2 के अंदर आपको बताना है नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियॉन्स एंड फंडामेंटल पार्टिकल। तो बताओ प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, पहले तो हम ये पता करते हैं कि इसके लिखे कैसे जाएंगे, इसका हो जाएगा 8 और ये होता है 16, ठीक। देखो इसमें प्रोटॉन कितने हो जाएंगे 8, न्यूट्रॉन भी कितने हो जाएंगे 8, क्योंकि 16 में से 8 माइनस करोगे तो 8 आएगा। इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, ध्यान रखिए इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसके पास में, जब ये न्यूट्रल स्पीशीज होगी तो इसके पास में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए, एक्सेप्ट कर लिए, तो इसके पास में कितने आ जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। कैसे लिखेंगे हम लोग 8 + 2। न्यूक्लियॉन्स का पूछा जाए तो न्यूक्लियॉन्स कितने हो जाएंगे, इस बार न्यूक्लियॉन्स में इलेक्ट्रॉन का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा तो उतना ही रहेगा 16, बस फंडामेंटल पार्टिकल में चेंज हो जाएगा, फंडामेंटल पार्टिकल 10 18, ये आप काउंट कर लेंगे कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 26, ठीक है। तो ये आ जाएगा क्या, देखो ये 16 पर ये होगी, आप उसमें 10 ऐड कर देंगे तो 26 ये आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स को कैलकुलेट कर सकते हो, फंडामेंटल पार्टिकल को कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें कोई कंपाउंड या मॉलिक्यूल दे रखे हों उसमें हम कैसे करेंगे। तो मैं आपको घर के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ कि किस तरीके से आप लोग करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम उनको डिस्कस करेंगे। ये बस इतना सही कॉन्सेप्ट था, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। अब डिपेंड करता है कि आप लोग कितने प्रैक्टिस करते हैं, राइट। तो आपको मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ घर के लिए करने के लिए, तो आप लोग करना, फिर हम उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, राइट। जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं कि रदरफोर्ड ने किस तरीके से डिस्क्राइब किया था, किस तरीके से उसका एक्सपेरिमेंट था, क्या क्या उसने ऑब्जर्वेशन दी थी, क्या क्या उसका रिजल्ट आया था, वो हम देखने वाले हैं। उसके क्या क्या एप्लीकेशंस पार्ट थे वो हम देखने वाले हैं। फिर उसके बाद में हम लोग ये देखने वाले हैं कि जो एटम से रिलेटेड डेफिनेशंस हैं वो हम देखने वाले हैं, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, राइट। तो सेकंड लेक्चर हमारा ये रहेगा। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आप लोग करना। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, फर्स्ट आपको लिखना है CO2 के लिए, सेकंड आपको लिखना है PO4 का -3 के लिए, थर्ड आपको लिखना है Al+3 के लिए, और फोर्थ ऑप्शन आपको दे रखा है, फोर्थ आप ले सकते हो SO2 के लिए, ठीक। ये आपको, या फिर एक और ले लेते हैं H2, ठीक है। आई होप आप लोग ये सारे के सारे एग्जाम्पल जो है वो घर पे सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसका आंसर भी बताएंगे कमेंट बॉक्स के अंदर। और अगर आप पहले ही इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं, प्लीज इसका आप लोग इस क्लास के बाद की जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसको जरूर से जरूर अटेंड करें, और उसके अंदर आप लोग चेक करें कि आपने जो अपने आप से कैलकुलेशन की है क्या वो सही है, क्या आपको इस कॉन्सेप्ट पर और ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, राइट। और आप लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर को और किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हो। जो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे 11th क्लास की, तो ऐसा बिल्कुल भी मत समझना कि हम लोग सिर्फ 11th के इसकी पूरा का पूरा पैटर्न का भी पढ़ेंगे। हम लोग उतने लेवल का पढ़ेंगे जितना जेईई मेंस और नीट के अंदर पूछा जाता है, राइट। आई होप आप लोगों को पूरा का पूरा कंप्लीट लेक्चर समझ में आया होगा। एंड मिलता है नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे रदरफोर्ड के बारे में कि रदरफोर्ड ने किस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया था। डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे कि जो एटम से रिलेटेड डेफिनेशंस क्या होती है, और हम बात करने वाले हैं
कि रदरफोर्ड के जो एप्लीकेशंस पार्ट थे वो क्या होते हैं, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। एंड अब तक आप लोगों ने अगर प्रोटॉन द केमिस्ट्री क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज प्रोटॉन द केमिस्ट्री क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले जितने भी लेक्चर्स होंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड उनकी अपडेट आपको मिस ना हो और जल्दी से जल्दी आपको अपडेट मिले और आप क्लास को ज्वाइन कर सकें। ओके, मिलता है नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए।